प्रोग्राम पुलिस और आवाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उबैद ताहिर और आज मेरे साथ तकनीकी माविन है जासिम अल हद्दाद। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। आज के हल्के में भी मेरे साथ हमेशा की तरह वज़ारत दाखिला के अफसरान तशरीफ़ फरमा हैं और आज मेरे साथ हैं दो अफसरान जिनका ताल्लुक़ है उन दो अहम डिपार्टमेंट से जो कि ख़ास तौर पर आजकल के माहौल में आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आप जानते हैं कि वज़ारत दाखिला की जानिब से मोहलत दी गई है उन तमाम लोगों को जो कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हैं यहाँ, जो कि कानून नंबर 21 2015 का, और उनको ये मौका दिया गया है कि वो कतर से जा सकते हैं या कतर में कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं और उसके लिए उन्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ इन इदारों की सर्विसेज से फ़ायदा उठाना है। ये क्या सर्विसेज हैं, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन मोहम्मद अली राशिद जो कि हैं यूनिफाइड सर्विस सेंटर से, और मेरे साथ हैं फर्स्ट कैप्टन अहमद अब्दुल्ला गुराब अल मर्री जो कि हैं सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट से। इन दोनों अफसरान से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो कतर से जाना चाहता है तो और वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पे रह रहा है तो वो किस तरह से जा सकता है और क्या उसको कुछ जुर्माना देना होगा या नहीं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो यहाँ पर रहना चाहता है और रह कर के काम करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा। ये तमाम बातें हम आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। يسعدنا أن نرحب بسيادة النقيب محمد علي الراشد ضابط في إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة النقيب في إذاعة الأردن. يا مرحبا يا أخوي، مسي عليك وعلى الأخوة المستمعين وأشكركم على الاستضافة لتوضيح موضوع مهلة تصحيح الأوضاع بالنسبة لإدارة الخدمات الموحدة. يا مرحبا بك سيادة النقيب، نورت الإذاعة. كما يسعدني أن نرحب بسيادة الملازم أول أحمد عبد الله غراب المري ضابط في إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة الملازم في إذاعة الأردن. حياكم الله، يا مرحبا، وأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الفترة القصيرة اللي راح نقضيها معكم مفيدة بإذن الله، وأتمنى نجاوب على جميع الأسئلة والاستفسارات بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. بداية سيادة الملازم أول أحمد عبد الله غراب المري، بما أنك أنت يعني ضابط في إدارة البحث والمتابعة وهذه المهلة بصفة عامة يعني تشرف عليها هذه الإدارة، فما هي أصلا هذه خلينا نسميها المبادرة، ما هي ملامح هذه المبادرة؟ ممكن نسمي هذه الفترة الذهبية. نعم. مدة المهلة 3 شهور، متبقي الآن تقريبا 10 أيام لتصحيح أوضاع المخالفين داخل البلد. فنتمنى إن شاء الله نحن نوضح لهم وأن المخالفين ممكن أنهم يعدلون أوضاعهم إن شاء الله بالشكل الصحيح، وراح نتطرق هذا إن شاء الله الموضوع كامل وراح نشرح لهم بجميع الخطوات بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. نبدأ كما تفضلت أن باقي فقط 10 أيام من هذه المهلة، فهذه المهلة يعني تتكلم أو تتحدث عن أي قانون بالضبط؟ يعني أنتم تقولون مخالفي قانون الإقامة، ما هو القانون اللي يعني تقصدونه؟ واضح. أعلنت وزارة الداخلية وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم عن تحديد فترة زمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونيين المخالفين لأحكام هذا القانون. نعم. من تاريخ 10/10/2021 وينتهي بهذه السنة 31 ديسمبر 2021. نعم. وتقديم كافة التسهيلات للمخالفين من أجل تعديل أوضاعهم القانونية داخل البلاد والسمح لهم بالمغادرة مع إعفائهم من جميع التبعات القانونية. तमाम। सवाल मेरा ये था कि आप किस कानून की बात करते हैं जब आप कहते हैं कि ये जो मोहलत है ये हम दे रहे हैं और कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों को दे रहे हैं, तो वो कौन सा कानून है? तो उसके जवाब में हमारे जो आज के जो मेहमान हैं फर्स्ट कैप्टन अहमद अब्दुल्ला गुराब अल मर्री जो कि सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट से, उन्होंने इस बात की वजाहत की कि 10 दिन अब बाकी रह गए जिस मोहलत का ऐलान किया गया था और उसकी तफसीलात अभी आया चाहती हैं, और ये जो वज़ारत दाखिला का ऐलान था ये है दरअसल जो 2015 का कानून नंबर 21 है, जिसके मुताबिक जो भी यहाँ मुल्क में आता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे काम करता है, तो उसने यहाँ काम करने की किसी शिक की खिलाफ वर्जी की हो कानून की, या यहाँ रहने की, या यहाँ से जाने की किसी भी तरह की कोई खिलाफ वर्जी अगर उससे सरजद हुई है तो उसके लिए ये एक, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक गोल्डन पीरियड है, एक ये सुनहरी मौका है कि वो अपने कानूनी सूरत हाल को, अपने लीगल स्टेटस को दुरुस्त कर सकता है, और 31/12/2021 यानी 31 दिसंबर तक ये मोहलत मौजूद है, और इस दौरान जो भी आता है जो कानूनी तरीके से अपनी सूरत हाल को दुरुस्त करना चाहता है तो उनको तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी कि
वो आसानी के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ, पूरी इज्जत के साथ मुल्क से जा सकते हैं और जितनी भी कानूनी जो कार्रवाइयाँ हो सकती हैं यहाँ रहते हुए उनसे उनको अलग रखा जाएगा या मुआफ़ रखा जाएगा। فقط نقطة سيادة الملازم أول أحمد عبد الله غراب المري، الكلمة الأخيرة أو الجملة الأخيرة اللي أنت ذكرت في جوابك مع إعفائهم من تبعات المسؤولية القانونية كافة، شو المقصود من هذا؟ ما يتحمل أي شخص مخالف أي تبعات قانونية في حال تم تأمين مغادرته البلاد، وعندنا خطوات إن شاء الله فئات مستهدفة راح نشرحها أكثر، ولكن أي شخص مخالف موجود في البلد ويرغب في تأمين مغادرته لا مانع من ذلك، وتسقط عليه جميع المخالفات المترتبة عليه، ولا يترتب عليه أي إجراء قانوني بحيث الشخص ممكن يرجع البلاد في حال حصل فرصة عمل جديد. मैंने उनसे पूछा था कि ये जो आप कह रहे हैं कि कोई उसके ऊपर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी गुफ्तगू में आगे इसकी मजीद वजाहत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इतना कह सकते हैं कि जो भी मुल्क से जाना चाहता है तो उसके जाने को यकीनी और आसान बनाया जाएगा और वो यहाँ से बाइज़्ज़त जा करके दोबारा अगर उसको मौका मिलता है, दोबारा कोई और वीज़ा मिलता है, कोई और काम की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वापस कतर आ सकता है और आने के बाद काम कर सकता है। इंशाल्लाह उसको कोई परेशानी नहीं होगी। هنا أتحول إليك سيادة النقيب محمد علي الراشد، ضابط في إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية القطرية. يعني كما تفضل الملازم أن هم من عندهم يؤمنون المغادرة لمن يرغب بالمغادرة، أما أنتم يعني شخص هو مخالف لهذا القانون ولكن لا يريد المغادرة، يريد أن يبقى في البلد ويشتغل، هل هذا ممكن؟ نعم ممكن. بالنسبة لإدارة الخدمات الموحدة أول شيء احنا جهزنا 5 مراكز نعم خدمية تابعة لإدارة الخدمات الموحدة لاستقبال طلبات تصحيح الأوضاع، وعندك 13 مركز للأشخاص اللي بيبقون على نفس المستقبل. بالنسبة للخمس 13 مركز حول البلاد. صحيح. أوكي. ال5 مراكز هذه تستقبل طلبات تصحيح الوضع بالنسبة لنقل كفالة من شخص إلى آخر. فقط هذه الخمسة. الخمسة صحيح. الرئيسية تقريبا الكبيرة اللي هم سمير، عندك الريان، أم صلال، الوكرة، وأم سنيم اللي هي صناعية سابقة. واضح. نعم. فيعني بداية هذا ممكن أن شخص مخالف يبقى في البلد ويشتغل. صحيح. بالنسبة للحالات اللي تستقبل طلباتهم أي شخص مخالف سواء على بلغ ترك العمل أو كانت إقامته مخالفة بعد 90 يوم يقدر يستطيع يتقدم إلى أي مركز ويقدم طلب تصحيح الوضع بالانتقال إلى مستخدم آخر في ال5 مراكز اللي ذكرناها. طيب सवाल मेरा ये था कैप्टन मोहम्मद अली राशिद से जो कि यूनिफाइड सर्विस सेंटर से हैं कि एक शख्स है कि जो यहाँ पर रहते हुए यानी उसने कानून की खिलाफवर्जी की है लेकिन वो यहाँ से जाना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि कतर में रहे, काम करे लेकिन कानून के मुताबिक करे, तो क्या इस किस्म की कोई सूरत हाल है कि ऐसा हो सकता है? तो उसके जवाब में कैप्टन मोहम्मद अली राशिद ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल ऐसा मुमकिन है और जो यूनिफाइड सर्विस सेंटर्स हैं उन्होंने 5 ऐसे सेंटर्स ख़ास किए हैं जहां पर के इस तरह की दरख्वास्तें एप्लीकेशंस कबूल की जाती हैं और ये 5 जो सेंटर्स हैं वो हम बता चुके हैं और उन्होंने भी उसका जिक्र किया कि जैसे रैयान है, मुसमीर है, वकरा है, शनीम है, मुसनीम है और उमसलाल है। ये वो 5 सेंटर्स हैं कि जहां पर आकर के वो अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं और उनकी जो सूरत हाल कानूनी वो दुरुस्त की जाएगी। ठीक है, ओवरऑल जो सर्विस सेंटर्स हैं उनकी तादाद 13 हैं लेकिन 5 ऐसे हैं कि जिनमें ये काम किया जा रहा है फिलहाल। जैसे कोई शख्स है उसके खिलाफ बलाग हुरूब है या कोई शख्स है जिसको 90 डेज से ज़्यादा हो गया उसका स्टे, तो इन दोनों सूरतों में और वो चाहता है कि वो यहाँ पर रहते हुए काम करे तो बिल्कुल ये मुमकिन है। طيب كيفية تقديم الطلب سيادة النقيب؟ في نموذج موحد أو مؤقت تصحيح الأوضاع موجود على موقع وزارة الداخلية باللغة العربية والإنجليزية. عبي النموذج مع صورة من قيد المنشأة المستخدم الجديد ويتوجه إلى مركز من المراكز الخمسة ويتم تقديم الطلب والإجراء ما يأخذ دقيقتين. يشيك على الموظف ويستلم منه الطلب خلال 5 أيام عمل لين 10 أيام عمل يتم البث في الطلب إن شاء الله. يعني فقط بطاقة المنشأة تبغونها ولا تبغون العرض من المستخدم الجديد؟ لا فقط يعبي النموذج مع توقيع المستخدم الجديد وصورة من قيد المنشأة وخلاص.
هل شرط آخر هناك أنه لازم يكون عند المستخدم الجديد تأشيرة بالنفس هذا نتكلم فيها بالنسبة للسمات، سمات العمل. أوكي. احنا عندنا حالات الإقامات فقط. الإقامات يقدر يقدم اللي هو انتقال المستخدم إلى آخر. بالنسبة لسمات العمل يشترط على المستخدم الجديد، وهو في النموذج مكتوب رقم الموافقة اللي تصدر من إدارة العمل تكون بنفس الجنسية، على أساس يتم تحويل السمة على الموافقة الموجودة من إدارة العمل. أوكي. يعني اللي فهمت من كلامك الإقامات عادية، يعني إقامات عائلية أو إقامات فردية؟ الشركات، بالنسبة للشركات فقط. شركات فقط. أوكي. بالنسبة للإقامات العالية هذه فيها لجنة. ओके طيब तो जनाब मैंने उनसे ज़रा सी वजाहत चाहिए थी कि क्या शर्तें हैं, किस तरह से कोई शख्स वहाँ पर आकर के अप्लाई कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि उसका एक परफॉर्मा है जो कि वज़ारत दाखिला की वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, उसको फिल कीजिए, और जहाँ पर अब आप दूसरी जगह काम करना चाहते हैं उस कंपनी का, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर कार्ड जिसको हम कहते हैं, वो हो साथ में, और जो सामने वाली कंपनी जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं उनका साइन उस पे मौजूद हो, मोहर मौजूद हो। इन 5 सेंटर में से किसी में भी आप आकर के आप जमा करा दीजिए। सिर्फ उन्होंने कहा कि 2 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद आपका जो काम है वो हो जाएगा, सिस्टम में एनरोल हो जाएगा। बस नुक्ता उखरा सियादत नक़ीब वबादन बतहवल लसियादत الملازم أحمد، يعني أنت قلت لي أن الإجراءات فقط تأخذ دقيقتين، واللي يقول لك لا أنا قدمت وقاعد من 20 يوم وما جاني رد. وعلى أي وافد بيقدم طلب يتأكد من المستخدم الجديد. لنا تجي لنا طلبات على مستخدم جديد، أما المستخدم الجديد على بلوك، هاي بيأخر الطلب، بيوقف الطلب أصلا وهو بيأخر نفسه. فلازم يقدم على مستخدم أو شركة تكون قائمة لديها أعمالها محتاجة عدد موظفين، مش منشأة أو شركة يكون عندها عدد موظفين فايض ما تستحق أنها تأخذ الموافقة. فهي كلها يتم النظر فيها. حلو. मेरा सवाल ये था कि आप तो ये कह रहे हैं कि 2 मिनट में काम हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो 20 दिन हो गए, हमें कोई जवाब नहीं आया है, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखें, जब आप किसी दूसरे जो नए एम्प्लॉयर के पास आप जाना चाहते हैं तो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि वो जो नया एम्प्लॉयर जहाँ पर आप जा रहे हैं उसके पास गुंजाइश है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर पहले से ब्लॉक है, वो कंपनी ब्लैक लिस्ट है, या और कुछ उसके साथ मसले हैं, या उसके पास जितने पहले से लोग काम कर रहे हैं उन्हीं की तादाद ज़्यादा है। तो ऐसा ना हो, आप ये सब चीज़ें देख कर के हमारे पास आएँ कि भैया जिसके पास आप जा रहे हैं उनके ऊपर कोई कानूनी मसला नहीं है और इजीली वो आपको अकोमोडेट कर सकते हैं। वरना यह है कि जाहिर है कि अगर उनके ऊपर ही कोई कानूनी मसला है तो वो आपको फिर कैसे वो संभालेंगे और कैसे आपका वो काम होगा। أتحول إليك سيادة الملازم أول أحمد عبد الله غلاب المري، من أو ما هي الفئات المستهدفة من إدارة البحث والمتابعة؟ واضح. نعم. في 5 حالات موجودة عندنا الأشخاص المخالفين الراغبين في تأمين مغادرتهم البلاد. نعم. أولا الأشخاص اللي عندهم إقامة ومنتهية وتعدت 90 يوم، أو تأشيرة مخالف وانتهت 90 يوم، يشملهم العرض، بحيث أي شخص مخالف وتعدى المدة هذه ممكن القدوم إدارة البحث والمتابعة ويتم تأمين مغادرته بدون أي مسؤولية قانونية أبدا على الشخص، سواء كانت كفالة شخصية مستخدم شخصية أو شركة أو زيارة عائلية، زيارة عمل، زيارة أي شيء يعني. أي شخص مخالف وتتوفر فيه الشروط اللي بنذكرها ممكن أنه يجي وعلى طول يتم تأمين مغادرته بعودة وبدون أي قيود أمنية عليه. حلو، واضح. الحالة الثانية الأشخاص الإقامة والتأشيرة الذي يوجد عليهم بلاغ هروب أو بلاغ ترك عمل، يشملهم العرض أيضا ولا يترتب عليه أي إجراءات قانونية. بالنسبة للإقامات العائلية والزائرين المخالفون لفترة البقاء نفس الكلام. الوافد المخالف ضده بلاغ ترك عمل أو مخالفة الغرض ومضى مدة تزيد عن 30 يوم من تاريخ البلاغ يتم تأمين مغادرته بعودة في حال قبول التصالح المقرر قانونا بالنسبة لبلاغ الهروب. ولكن جميع الأشخاص والفئات اللي ذكرناها ما يترتب عليها أي إجراءات قانونية ويحق له تأمين مغادرة بدون أي قيود. طيب، يعني تقصد من الإجراءات القانونية ماذا تقصد بالضبط؟ لأن أنت ذكرت سيادة الملازم أنه في حالة دفع التصالح في بعض الحالات يكون عليها بلاغ هروب وهو فعلا بلاغ هروب، ممكن يتقدم لنا في حال تعديل وضعه ويطلب التصالح من الدولة، وهذه حالة خاصة بالنسبة للأشخاص اللي عليهم بلاغ هروب فعال
وبلاغ الهروب هذا صحيح. أما بالأشخاص اللي بلغوا الهروب كيدي وثبت ذلك على طول يتم إسقاط الغرامة ويتم تأمين مغادرته بعودة. هذه بالنسبة للأشخاص الراغبين في تأمين مغادرتهم للبلاد، يتم انتهاء الإجراءات بشكل سلس وسريع وما يترتب عليه إجراءات قانونية. طيب واضح، يعني اللي ما يرغب بالمغادرة ويتحول إلى الخدمات الموحدة. صحيح. ओके तमाम। तो जनाब ये जो सवाल था कि आप ये बताइए कि जो मेरा सवाल सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट से जो मेरे मेहमान हैं आज फर्स्ट लेफ्टिनेंट अहमद अब्दुल्ला ग़राब अल-मर्री, उनसे सवाल ये था कि आपका ही इदारा इस पूरे ये जो मोहलत है, ग्रेस पीरियड है, इस पे इसको लुक आफ्टर कर रहा है, तो आप बताइए कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं कि जो कि इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि 5 मुख्तलिफ तरह के सिनेरियो बनते हैं, उनमें से कोई भी हो तो वो इस मोहलत से, और वो जाना चाहता है मुल्क से, तो इस मोहलत से फ़ायदा उठा सकता है बग़ैर किसी कानूनी परेशानी के। और उसकी उन्होंने तफसीलात बताई हैं कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स है कि जिसका जो इकामा है वो रिन्यू नहीं हुआ है और उस पर 90 दिन की मोहलत गुजर चुकी है और कोई उसके ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट भी नहीं है, तो ऐसा शख्स आ सकता है। या कोई ऐसा शख्स कि जिसके खिलाफ बलाग हुरूब है, एब्सकॉन्डिंग रिपोर्ट है, लेकिन उसको 30 दिन नहीं गुजरे हैं, तो ऐसा शख्स इन 2 तरह की किस्मों में जो भी अफराद आते हैं वो आ सकते हैं सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट और उनको बाइज्जत जाने की इजाज़त दी जाएगी। और उसकी जो तफसीलात हैं वो मैं अभी उनसे पूछूंगा कि किस तरह से आके क्या करना है, लेकिन पहले आप कैटेगरीज को समझ लीजिए। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी कैटेगरी वो है कि जिसमें जो फैमिली जो रेजिडेंस परमिट वाले हैं या फैमिली वाला जो इकामा है और जो कि विजिटर्स हैं और उन्होंने यहाँ पर जितने दिन रहना था उससे ज़्यादा दिन उनको गुजर गए हैं, तो ऐसे जो अफराद हैं वो भी, उनको भी बाइज्जत भेजा जाएगा। फिर यह है कि कोई शख्स है कि जिसके खिलाफ बलाग हुरूब है और उसको उस बलाग को, उस रिपोर्ट को 30 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं और वो जाना चाहता है, तो इस सूरत में भी उनको जाने दिया जाएगा। अगर वो जो जुर्माना है दे करके जाता है तो वापस आ जाएगा, अगर नहीं दे करके जाता है तो फिर वो वापस नहीं आएगा। और यहाँ पर एक सूरत और है कि अगर वही शख्स यहाँ पर रहना चाहता है तो इस सूरत में वो जो यूनिफाइड सर्विस सेंटर्स के जो मेरे साथ कैप्टन मोहम्मद अली राशिद बैठे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा और उनसे हम बात करेंगे, वहाँ पर वो जाएगा। ठीक है जी, ये सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट में वही लोग जाएंगे कि जिनको मुल्क जाना है। अब अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट सही साबित हुई है तो उसको जुर्माना देना है। अगर वो रिपोर्ट सही साबित नहीं हुई है बल्कि झूठी और गलत और बेबुनियाद रिपोर्ट है उसके खिलाफ, तो इस सूरत में उसको वो जो जुर्माना है उसको फौरन ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये तमाम वो सूरतें हैं कि जिनमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं और फ़ायदा उठाना चाहिए। कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है और वज़ारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ। सुनिए उबैद ताहिर के सवालात और पुलिस अफसरों के जवाबात। पुलिस और अवाम every Monday 8 PM live with RJ Ubaid Tahir only on FM 107. दिल से देसी, दिल से देसी। क्या आप जानते हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल एक्सीडेंट की सूरत में हमें बचाता है। सीट बेल्ट इस्तेमाल करें। सीट बेल्ट सेव्स यू। याद रहे, ट्रैफिक वायलेशंस की सूरत में आपको फाइन और लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय FM 107 दिल से देसी। एक बार फिर से कहूँगा खुश आमदीद, वेलकम बैक। प्रोग्राम जारी है पुलिस और अवाम। मेरा नाम है उबैद ताहिर। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर मंडे को रात 8 बजे लाइव FM 107 पर। और आज मेरे साथ जो 2 अफसरान तशरीफ फरमा हैं, एक का ताल्लुक है यूनिफाइड सर्विस सेंटर से कैप्टन मोहम्मद अली राशिद और दूसरे मेरे साथ हैं सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट से फर्स्ट लेफ्टिनेंट अहमद अब्दुल्ला ग़राब अल-मर्री। और हम बात कर रहे हैं कि कतरी कानून वज़ारत दाखिला की जानिब से जो मोहलत दी गई है
और ये मोहलत अब ख़त्म होने वाली है, सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, 31 दिसंबर तक ये मोहलत है कि उसके अंदर अंदर कानून के जो मुखालिफ लोग हैं, जिनको यहाँ पर गैर कानूनी जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है और 10 दिन बाकी रह गए हैं कि वो इससे फ़ायदा उठाएं और कानूनी परेशानियों से बचते हुए वो चले जाएं अपने मुल्क, या यहाँ रहना चाहते हैं तो भी उसकी सूरत है और उस पर भी हम तफसील से और भी बात करेंगे। अब मैं ज़रा सा पूछ लेता हूँ लेफ्टिनेंट अहमद से कि किस तरह से लोग आ करके अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं कि भाई हमें मुल्क जाना है, हमें आप भेज दीजिए, और उसका क्या तरीक़ा है। طيب سيادة الملازم أول أحمد عبد الله غراب المري ضابط في ذات البحث والمتابعة، احنا عرفنا الفئات المستهدفة، لكن لو واحد من هذه الفئات يريد فعلا أن يقدم على أو يريد أن ينتفع من هذه المهلة، فماذا عليه أن يقوم به؟ واضح. في ملاحظة قصيرة، في نعم. جميع الأحوال يكون ترحيل أشخاص القصر دون 18 سنة، نعم، بغض النظر عن مخالفتهم، ويتم إعفائهم أي تبعات قانونية. لا يترتب على أي شخص قاصر أي تبعات قانونية اللي تحت 18 سنة. حلو. بالنسبة لآلية إجراءات البحث المتابعة، يقوم الشخص المخالف سواء تأشيرة أو إقامة بمراجعة إدارة البحث المتابعة، نعم، صالة الاستقبال الرئيسية، نعم، بحوزته جواز السفر وتذكرة مفتوحة بدون تاريخ. أوكي. يتولى الموظف المختص التحقق من البيانات واستيفاء كافة الإجراءات اللازمة، وعند الانتهاء منها يقوم بإصدار تصريح السفر للشخص المخالف ويسلمه له للذهاب إلى المطار حسب الموعد المقرر، مع مراعاة تقييده بتدابير إجراءات احترازية. عادة مدة الإجراء لا تتجاوز 3 دقائق، قد يكون في بعض التكدس من العمالة ما شاء الله، وهذا شيء جيد، ولكن ما يأخذ الإجراء مدة 3 دقائق. يعني أول ما يوصل واحد على الكاونتر ما يأخذ أكثر من 3 دقائق. ما يأخذ أقل من 3 دقائق. أوكي. وفترة العمل من الساعة 1 ظهرا إلى 6 مساء بإدارة البحث المتابعة. حلو حلو واضح. طيب जो मैंने उनसे पूछा था कि ये बताइए कि कोई शख्स अगर आपके पास आना चाहता है और इस मोहलत से फ़ायदा उठाना चाहता है तो क्या करे, कहाँ आए, कैसे? तो उसके जवाब में फर्स्ट लेफ्टिनेंट अहमद अब्दुल्ला गराब अलमरी ने ये बताया है कि पहली बात तो ये याद रखें कि जो भी लोग जितने भी सुन रहे हैं या जितने भी कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं और उनकी उम्रें 18 साल से कम हैं, यानी कि अब उनके वालिद ने उनका इकामा रिन्यू नहीं किया है या जो वालिद की जो कंपनी है उसने उनका इकामा रिन्यू नहीं किया है और वो बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, तो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के होंगे, लड़के और लड़कियां, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और उनका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो लिहाजा ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, करना ये है कि जो ऐसा शख्स है जो वायलेटर है उसको अपने पासपोर्ट के साथ आना है और ओपन टिकट लेकर के आना है। जो आप जिस मुल्क के आप हैं, जहां आपको जाना है, वहां की आप टिकट लेकर के आएँ, ओपन टिकट लेकर के आप आएँ। और आपको आना है सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट का जो मेन हॉल है, जो उनका रिसेप्शन हॉल है, वहां पर आना है। बस इतना सा काम है। उसके बाद अपना नंबर लेकर के बैठ जाइए। फिर जब आप काउंटर पे पहुंचेंगे तो आपका पासपोर्ट और आपकी टिकट को देखेंगे, आप सिस्टम में चेक करेंगे और उसके बाद जो डेट तय होगी कि फलां डेट को आप जाएंगे, टिकट की जो डेट तय होगी उसके मुताबिक उनको एग्जिट पेपर दे दिया जाएगा। जाने से पहले आप जो कोविड-19 की वजह से जो आपको सेफ्टी मेजर्स अपनाने होते हैं जैसे PCR वगैरह, तो वो आप उसी हिसाब से करवा के जाइए। और लेफ्टिनेंट अहमद ने कहा कि ये तमाम जो काम हैं जब आप काउंटर पर पहुंचेंगे तो उसके बाद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगेंगे। अलबत्ता पहले से लोग आके जमा हो जाते हैं सुबह से और कहते हैं कि हमें इतने घंटे हो गए, तो भाई टाइम जो है आने का वो 1 बजे है, मतलब 1 PM to 6 PM। अब अगर सुबह से आकर के बैठ गए तो इसमें इदारे की गलती नहीं है। आप टाइम पे आएँ और इंशाल्लाह आपका जो काम है काउंटर पे जब आप पहुंच जाएंगे तो वो सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। طيب بس توضيح بسيط سيادة الملازم أحمد فيما يتعلق، أنت ذكرت أن هو الشخص اللي يبي يسافر يجيب الجواز وتذكرة سفر مفتوحة، من اللي يحدد تاريخ السفر؟ يتم تحديد تاريخ السفر مع الموظف المختص، ويوجد مكاتب سفريات عندنا بالإدارة أو خارج الإدارة يتم تحديد موعد السفر ويتم تأمين مغادرته إن شاء الله. هل أفهم من كلامك أنه هو يجي مرة ثانية، يعني أول مرة ما يحتاج يجيني مرة ثانية، هو يجيني مرة واحدة فقط. في نفس الوقت تحددون التاريخ؟ أحدد الموعد وأحدد معه التاريخ خلال 3 4 5 أيام. خلص بالتاريخ المعين، يذهب إلى المطار بعد تحديد موعد السفر بالتذكرة،
ويسافر كمسافر عادي ولا يترتب عليك أي إجراءات قانونية. حلو. तो जनाब एक ही दफ़ा आपको आना है ओपन टिकट के साथ, और वहाँ पर जो काउंटर पे जो भी होगा बंदा वहाँ पे पुलिस वाला, वो आपको आपकी जो पूरी जो कार्रवाई है उसको ख़त्म कर देगा 3-4 मिनट के अंदर अंदर, और उसमें आपकी जो डेट जो होगी अगले 3-4-5 दिन के अंदर जो भी आपकी जो डेट है उसके मुताबिक काम किया जाएगा, और उसके मुताबिक आपको जो एग्जिट पेपर है वो मिल जाएगा, और उसके बाद आप आराम से किसी भी नॉर्मल पैसेंजर की तरह आप सफ़र कर सकेंगे. لكن لازم هو يقدم قبل 31 صح؟ صحيح. بخصوص التذكرة ممكن أنه يحجز خلال أسبوع 10 أيام ما يتعداها، لأن في إجراءات احترازية بخصوص الكورونا وفحوصات، فإحنا ما نقدر نخليها على يوم يومين، ممكن الفحص يروح عليه وإجراءات عندنا كإدارة قانونية فيترتب عليه أشياء أخرى، فأفضل له ولنا أنه يكون مفتوحة أو أسبوع إلى 10 أيام ما تزيد، ماكسيمم 10 أيام. بخصوص المهلة متبقى عليها 10 أيام فقط. اي نعم. فهذه فرصة ذهبية، وإحنا ما نتمنى للأشخاص أنهم يفوتونها صراحة. فأي شخص بيقدر يلحق على هذه المهلة أنا أنصحه بشدة، لأن الوقت ضيق ولا يوجد علينا وقت كثير، ونهاية السنة وما شاء الله الطيارات تقريبا محجوزة. فأنا أنصح إخواني المخالفين باستعجال انتهاء إجراءاتهم عشان يخلصون أمورهم ويتم تعديل وضعهم في البلد بإذن الله. तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट अहमद अब्दुल्ला अगराब अलमर्री ने कहा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं, और थोड़े ही दिन रह गए हैं ताकि ये मोहलत ज़ाय ना हो जाए और बाद में कानूनी कार्रवाइयों का सामना ना करना पड़े. और टिकट के बारे में उन्होंने ये कहा कि चूँकि कोविड-19 की वजह से कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हम 1-2 दिन के अंदर का इसलिए टाइम नहीं देते कि हो सकता है कि आप गए और आपको रिजल्ट टाइम पे नहीं मिला या किसी और वजह से कुछ लेट हो गए, तो लिहाजा 1-आध हफ्ते के अंदर का टाइम रखा जाता है ताकि कोई इस तरह की कोई परेशानी ना हो. और ये 31 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई करना है ताकि आप जो है इस मोहलत के अंदर रहते हुए कानूनी कार्रवाइयों से जो बचने की मोहलत है उसका या उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें. تحول إليك سيادة النقيب محمد علي الراشد، ضابط في إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية القطرية. طبعا أنت كما ذكرت سيادة النقيب في بداية اللقاء أن الشخص الذي قد خالف قانون الإقامة رقم 21 لسنة 2015 يرغب بالبقاء بالدولة. طيب يعني من أي فئات تستهدفون؟ يعني هناك ناس اللي هم على كفالات شخصية، هناك ناس اللي هم في الشركات، فما هي الفئات الرئيسية المستهدفة من خلال هذا؟ احنا نستهدف فئات الوافدين اللي على كفالة الشركات فقط، الخاضعين لقانون العمل. اوكي. المخالف الذي يريد الانتقال إلى مستخدم آخر، أو الوافد اللي بيتم على نفس المستخدم. مثل ما تعرف ان جات جائحة كورونا، في منشآت او شركات تعثرت ما قدر يجدد الإقامات، عنده عدد كبير، نزل لهم الحين تم إدراج التخفيض اللي هو 50% حتى على الشركات، والوافد اللي بيتم على نفس الشركة يقدر حاليا يجدد أو يصدر الإقامة ويستفيد من التخفيض اللي هو 50%، سواء عن طريق المراكز اللي قلنا عنها 13 مركز إذا كان على نفس المستخدم، أو عن طريق خدمة مطراشتو، أو عن طريق الحكومة الإلكترونية. تمام. तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन से लोग हैं कि जिनको आप ये सहूलत दे रहे हैं कि जो यहाँ पर रहते हुए मुल्क में कतर में बाकी रहते हुए अपनी सूरत हाल को दुरुस्त कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो उसके जवाब में कैप्टन मोहम्मद अली राशिद ने बताया कि जो भी यहाँ पे काम के लिए मौजूद हैं, जो कंपनियों के लोग हैं जिनका वर्किंग वीज़ा है और वो चाहें तो उसी कंपनी में रहना चाहते हैं लेकिन उनका इकामा रिन्यू नहीं हुआ है, और उन्होंने इशारा किया कि हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी कंपनियों को माली मुश्किलात का सामना हुआ और वो अपने मुलाजमीन, अपने जो एम्प्लॉइज़ थे, उनके इकामे, उनके रेजिडेंस परमिट रिन्यू नहीं कर सकी वो कंपनियां। अब उनके पास ये मौका है कि 50% ऑफ किया गया है, 50% डिस्काउंट है। अगर किसी के मसलन फ़र्ज़ करो कि 10,000 बनते हैं तो 5,000 देने हैं, 50 बनते हैं तो 25 देने हैं, और वो इस 50% जुर्माने की कमी के साथ वो चार्जेस अदा करके उसी कंपनी में कंटिन्यू कर सकता है। या अगर नई जगह जाना चाहता है तो ये भी उसके पास ये मौका है कि पुराना जो भी उसके ऊपर जुर्माना है वो 50% अदा करके नई कंपनी में या नए एम्प्लॉयर के पास जा सकता है।
चाहें तो आप जो 5 सर्विस सेंटर्स हैं जो अभी हमने बताए हैं वहां पर आ जाए, चाहे तो मित्राज 2 का इस्तेमाल करें और चाहे तो ई गवर्नमेंट जो है उनका इस्तेमाल करते हुए वो आ सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली अपना मसला पेश कर सकते हैं. هل هناك أي استثناء من أي نوع ولا خلاص هاي مفتوح الدعوة مفتوحة؟ استثناء منها يعني استثناء مثلا أن هذا لا لازم هذا يغادر، هل فئة معينة مثلا لازم هذا يغادر ما نقدر نسوي له شيء؟ لا المهلة مفتوحة للكل في حال كان مخالف لقانون الإقامة اللي هو 21 سنة 2015. في حال كان عليه أمر جنائي شيء يخلص أموره مع المراكز الأمنية، يضبط أموره ويجي يقدم عندنا الطلب وإحنا راح نستقبله. أوكي تمام. يعني كل المخالفين يقدرون يقدمون الطلب بس بعدين بيشوفون يعني الإدارات الأمنية ولا شيء؟ لا، يخلص موضوعه في الإدارة الأمنية أول شيء بعدين يقدم الطلب عندنا. وأنا أنوه بس أن تقديم الطلبات أي شخص عليه بلاغ ترك العمل بعد تاريخ 10/10/2021 لا يتم استقبال طلب، لأن هذه مهلة تصحيح وضع مش تشجيع على الهروب. فأي بلغ ترك عمل بعد تاريخ 10/10 لا يتم استقبال الطلب. أحسنت. ये जनाब एक बहुत ही अहम बात की है अभी कैप्टन मोहम्मद अली राशिद ने कि ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो मोहलत दी जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से कि जैसे बलाग हुरूब है, बलाग हुरूब ऐसा नहीं है कि आपने जब से ये मोहलत शुरू हुई है उसके बाद आपने सोचा हो फ़ायदा उठा लें, ये तो बड़ी अच्छी मोहलत आई है, चलो भाग जाते हैं और दूसरी जगह चले जाएंगे. तो अगर किसी शख्स के खिलाफ बलाग हुरूब है, एब्सकॉन्डिंग रिपोर्ट है आफ्टर 10th of October 2021 तो उसकी दरख्वास्त या उसकी एप्लीकेशन कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो मोहलत दी जा रही है जो पुराने जो जिनके साथ मतलब इस तरह का मामला है, ऐसा नहीं है कि आपको इनकरेज किया जा रहा है कि भाग करके आ जाओ और दूसरी जगह चले जाओ और हम आपको माफ़ कर देंगे या 50% माफ़ कर देंगे, ऐसा नहीं है. तो 10 अक्टूबर के बाद जो भी लोग जिनके खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट है वो इस मोहलत से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं. अलबत्ता उससे पहले कि जो लोग हैं, हत्ता कि वो लोग कि जिनके खिलाफ अगर कोई क्राइम रिपोर्ट भी है तो वो जाए अपना मामला वहाँ से जिस इदारे में उसका मामला है वहाँ से मामला खलास करे, उसके बाद इनके पास आए और एप्लीकेशन दे और इंशाल्लाह उसका जो काम है वो होगा. लेकिन जाहिर है कि इनके साथ और भी इदारे मौजूद हैं जो कि इन तमाम चीज़ों को देखते हैं. سيادة النقيب يعني أنتم من جهة الداخلية لكم يعني بعض الإجراءات، هل هناك إجراءات أخرى أيضا مع وزارة العمل مثلا؟ هل لها دخل بالموضوع ولا خلاص كنا عندكم كل شيء؟ صحيح، احنا نستلم الطلبات وندقق عليها أن الشخص مطابق للشروط، يتم تحويل الطلبات إلى إدارة العمل. إدارة العمل من ناحيتها تم إدخال الطلب في السيستم والتدقيق على المنشأة الجديدة أو المستخدم الجديد في حال كان عليه قيد أو على أي مشكلة في إدارة العمل يتم بث الطلب من عندهم. وهذا هو السبب ربما في بعض الأحيان اللي الناس يشتكون أن يعني مثلا لين أسبوع ما جاءتهم رسالة أو شيء كذا. صحيح، أنا مثل ما قلت لك مسبقا بالنسبة يتأكد الوافد من المستخدم الجديد، حتى بالنسبة للمهنة هل المهنة أو التخصص اللي فيه الوافد هل يتماشى مع المنشأة الجديدة. يجيني واحد مثلا دكتور ويروح ينقل على سوبر ماركت، هذا ما يمشي. يشوف المنشأة اللي تناسب تخصصه هو والعمل اللي هو يعمل به. वाज़ह. तो जनाब एक सवाल जो मैंने अभी किया था कैप्टन मोहम्मद अली राशिद से, ये सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप तो ऐलान करते हैं कि जाएं और 2 मिनट में काम हो जाएगा और हमें तो हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, हमें तो जवाब नहीं आया. तो उस चीज़ को वाज़ेह किया गया. देखें, वज़ारत दाखिला का ये काम है कि अगर आप जो आए हैं दरख्वास्त लेकर के, अगर आप उन शराइत पर पूरे उतरते हैं जो वज़ारत दाखिला ने बताई हैं, तो इस सूरत में आपकी एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया जाएगा. उसके बाद ये एप्लीकेशन जाएगी ऑटोमेटिकली, इसको रेफर कर दिया जाएगा लेबर डिपार्टमेंट को. अब लेबर डिपार्टमेंट का अपना उनकी शर्तें हैं, वो जांचते हैं. अब आपने किसी ऐसी कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं जिस पर पहले से वहां पर क्या कहते हैं केसेस हैं, पहले से मसाइल हैं, तनख्वाहें नहीं दी जा रही या इकामे वो लोग रिन्यू नहीं कर रहे या और कोई मसला है उसका, तो जाहिर है कि वो मसला लेट होगा. तो इसीलिए शुरू में कहा गया कि भैया जिस कंपनी या जिस नए एम्प्लॉयर के पास आप जाना चाहते हो उसके बारे में भी मालूमात ले लो कि भाई ये कानूनी तौर से सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई शख्स है तो कानूनी तौर से इसके ऊपर इसके खिलाफ कोई मुकदमा कोई चीज़ कोई मसला तो नहीं है. क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर नहीं होगा. उसकी एक उन्होंने मिसाल दी कि मसलन आप डॉक्टर हैं,
अब एक डॉक्टर जो है सुपरमार्केट की कफालत में तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि ये उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है। डॉक्टर हॉस्पिटल में ही जाएगा और उस हॉस्पिटल के पास उस डॉक्टर के लिए कोई वीज़ा भी होना चाहिए। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिन पर आप गौर करें और गौर करने के बाद ही आप उसमें जाएं, ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो और आपके काम होते जाएं। कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है और वज़ारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ। सुनिए उबैद ताहिर के सवालात और पुलिस अफसरों के जवाबात। पुलिस और अवाम एवरी मंडे 8 PM। से कहूँगा खुश आमदीद। प्रोग्राम जारी है पुलिस और आवाम। मेरा नाम है उबैद ताहिर। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर मंडे को रात 8 बजे से लाइव। आज मेरे साथ वज़ारत दाखिला के दो बहुत ही अहम इदारों के अफसरान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट से फर्स्ट लेफ्टिनेंट अहमद अब्दुल्ला गुलाब अल-मर्री और यूनिफाइड सर्विस सेंटर से मेरे साथ कैप्टन मोहम्मद अली राशिद। और उनसे हम बात करें जो मोहलत जो कानूनी तौर पर दी गई है उसके बारे में, और मज़ीद कुछ बातें हम करेंगे जो कि वीज़ा रिलेटेड हैं और जिसमें लोगों को धोखा होता है और लोग जो हैं वो बाद में परेशान होते घूमते हैं। सियादत अल-मुलाज़िम अव्वल अहमद अब्दुल्ला गुलाब अल-मर्री ज़ाबित फ़ी इदारत अल-बहथ वल-मुताबअह। हुनाक बाज़ अन्नास यत्तसिलून फ़ीना बिल-मक्तब أو يراسلوني على الخاص ويقولون لي والله احنا دفعنا كم مبلغ لشخص معين وجينا هنا لكن طلع انه يعني كذب علينا واحنا دافعين الفلوس والحين ايش نسوي؟ أنا أسألهم وش كان الاتفاق بينكم؟ يقولون لا هاي كان فري فيزا ما كان عمل ما كان. فسؤالي هو أو من سؤال من شقين. أول شيء بيع التأشيرة أو تداول التأشيرات، وشيء ثاني فري فيزا. هل هذا الشيئين يعني ماذا يقول القانون فيه؟ حياك الله. هذا أكثر سؤال يمكن يتوجه لإدارتنا بخصوص بيع التأشيرات أو الفري فيزا. ما في شيء اسمه فري فيزا. أوكي. ما في شيء اسمه تداول تأشيرات. هذا كلها أشياء غير قانونية. ويترتب عليها إجراءات قانونية وغرامات وعقوبات. أي شخص قدم بفري فيزا أو شاري تأشيرة أو تداول تأشيرة وشاف أنه وضعه غير قانوني ممكن يجينا الإدارة حتى لو بعد المهلة، وإحنا راح نتحرى من الموضوع بشكل قانوني وراح نحل المشكلة ونعدل الوضع في البلد. تداول التأشيرات بشكل غير قانوني يحكم عليها القانون الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة تصل إلى 50,000 ريال للمرة الأولى، في حال تكرارها تصل غرامة إلى 100,000 ريال. في عندنا عدة قوانين لو ننوه عليها في الإذاعة الآن ممكن تفيد المستخدم وتفيد رب العمل. نعم. بحيث أن كل واحد ممكن يحفظ حقه، وهذه تقريبا تعتبر أكثر مخالفات تداولا. نعم. بالنسبة للأشخاص. نعم. بالنسبة لعدم قيام المستخدم بعمل إقامة للشخص أو ترخيص قد تصل غرامة إلى 10,000 ريال. امتناع صاحب العمل من تسليم الوافد جواز السفر حقه تصل الغرامة إلى 25,000 ريال. عدم التزام المستخدم بتمكين الوافد من مراجعة الجهات الحكومية خلال 30 يوم من قدومه للبلد غرامة قد تصل إلى 10,000 ريال. الوافد الذي يدخل البلاد بغرض الزيارة أو لأغراض أخرى مدة تزيد عن 30 يوم فإن بقاء في البلاد بعد انتهاء هذه المدة تعرض للمساءلة القانونية وغرامة تصل إلى 50,000 ريال. الوافد الذي يرخص لعائلته بالإقامة عليه أن يتقدم للحصول على ترخيص إقامة لمولوده الجديد خلال 90 يوم وغرامة قد تصل إلى 10,000 ريال في حال عدم تجديد إقامة الوافد أو استخدار وثائق رسمية له. على المستخدم المرأة الوافدة للزيارة أن يتم تعديل وضعها خلال 60 يوم، وإن لم يتم ذلك فترتب عليه غرامة 10,000 ريال. عدم تقديم الوافد جواز السفر أو وثيقة أو رخصة الإقامة من الجهات المختصة متى طلبت منه ذلك، أو عدم الإبلاغ عن فقدانه أي منها قد تصل غرامة إلى 10,000 ريال. نكمل ولا ترجم؟ تقريبا هذه هي بشكل عام، هذه هي المخالفات المتداولة. تمام. قد تفيد الجماعة اللي يجتمعون. أكيد بإذن الله. وفي توضيح بسيط بس لك من خلال يعني الترجمة. يعني أنت ذكرت في الموضوع الله يسلمك اللي دخل بغرض زيارة أو غيرها،
لمدة لا تزيد عن 30 يوم وبقي في البلاد بعد انتهاء هذه المدة دون تجديدها. صحيح. هذا الشخص هو الحين من ضمن الفئات المستهدفة صحيح من المهلة، يعني هو إذا ما انتهز هذه الفرصة هو الآن مخالف للقانون. تأشيرات الزيارة، تأشيرات رجال الأعمال، تأشيرات السياحية وغيرها من التأشيرات الفورية في المطار. هذه تسمح له البقاء لمدة 30 يوم. في حال تعدى 30 يوم تترتب عليه غرامات. غرامات كبيرة. أنا الآن في عدد كبير من هذول الأشخاص موجودين في البلد وعليهم غرامات متراكمة 3 شهور 6 شهور سنة أو أكثر. بالنسبة لهذول الأشخاص ممكن أنه الآن يراجعنا الإدارة ويتم تأمين مغادرته وما يترتب عليه هذا العقوبة الموجودة في القانون. لكن بعد 31 خلاص ترجع الموضوع نفس أول. فعشان كذا أنا أقول لك هذه فرصة ذهبية. أكيد. صحيح. الأشخاص المخالفين इन्होंने अदला उदाहरण वाह। तो जनाब ये जो हमारे जो मेहमान हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट अहमद अब्दुल्ला गुलाब अलमर्री सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट से, इनसे कुछ सवाल मैंने किए जो कि आम तौर पर मुझसे भी पूछे जाते हैं, लोग मुझे इनबॉक्स करते हैं, ऑफिस में फ़ोन करते हैं, जो मेरा नंबर जिनको कहीं से मिल जाता है वो वहाँ से करते हैं। सवाल उनका होता है आज़ाद वीज़े का, सवाल उनका होता है हमने वीज़ा लिया था इतने लाख का, अब यहाँ पर आके हमें धोखा हुआ है वगैरह वगैरह। तो यही मेरा सवाल था मेहमान अफसर से कि ये क्या चीज़ है, क़तरी क़ानून इस बारे में क्या कहता है। तो उसके जवाब में फर्स्ट लेफ्टिनेंट अहमद अब्दुल्ला गुलाब अलमर्री ने कहा कि आज़ाद वीज़ा नाम का, फ्री वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये कानूनी तौर से बिल्कुल गलत है। आज़ाद वीज़ा नहीं होता है। वीज़ा वही होता है जहाँ का मिला, जिस काम का मिला वहीं करना है। वीज़े को ख़रीदना बेचना ये कानूनी जुर्म है, इसकी भी कोई इजाज़त नहीं है। और गैर कानूनी तौर पर जो वीज़ा लेता बेचता है तो क़तरी कानून के मुताबिक उसको 3 साल तक कैद और 50,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है पहली बार, और अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो 1 लाख रियाल तक का जुर्माना या इन दोनों में से कोई एक सज़ा हो सकती है। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग जो यहाँ पर ऐसे भी मुझे कॉल आती हैं कि जी हमारे हम यहाँ पर आए हैं, नए आए हैं, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, हमारा इकामा नहीं लगाया है कंपनी ने या मुदीर ने। तो उस मुदीर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बंदों का, आपके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका इकामा आप 90 दिन के अंदर अंदर आप नहीं रिन्यू करते हैं तो आप पर 10,000 रियाल फी कस पर हेड आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। लिहाजा आप ऐसा ना करें। एक और बात में मुदीर हजरात जो हैं, जो मुख्तलिफ कंपनियों के जो लोग हैं, जो अपने अंडर काम करने वालों को पासपोर्ट नहीं देते हैं या इकामा रिन्यू करने के बाद आईडी नहीं देते हैं, ऐसे तमाम लोगों पर 25,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये लोग भी होशियार हो जाएं। अच्छा जी, उसके अलावा अगर किसी शख्स ने, किसी बंदे ने अपने एम्प्लॉय को सरकारी इदारों में जाने से रोका आने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर, ताकि वो इकामे के लिए जो ज़रूरी कार्रवाइयाँ उनको पूरा कर सके, तो ऐसे शख्स पर भी 10,000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। और अगर आदमी खुद नहीं गया तो उसके ऊपर भी इतना जुर्माना 10,000 रियाल का हो सकता है। अब जो विजिट पर कोई आया है या बिजनेस वीज़े पर आया है या ऑन अराइवल वीज़े पर आया है, और ये तमाम वीज़े 30 दिन के होते हैं, और उन 30 दिनों के गुजरने के बाद भी अगर वो मुल्क के अंदर रहता है, उसको रिन्यू किए बगैर या इकामा मिले बगैर, तो ऐसे शख्स पर 50,000 रियाल का जुर्माना हो सकता है या 3 साल तक की कैद हो सकती है, या ये दोनों या इनमें से कोई एक सज़ा उसको दी जा सकती है। अब ये लोग जो हैं, आजकल जो मोहलत दी गई है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल अगर जाएंगे तो इनको कोई भी इनको जुर्माना नहीं देना होगा 1 रियाल भी, लेकिन 31 दिसंबर के बाद इनको फिर 50,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है, ये आप ध्यान में रखें। इसी तरीके से ऐसा कोई शख्स के जिसको फैमिली का इकामा है और उसने नहीं इकामा, वो यहाँ पर मौजूद है और उसके यहाँ कोई किसी नए बच्चे की पैदाइश हुई है, तो पैदाइश के 30 दिनों के अंदर अंदर, या नया बच्चा कोई आया है, कोई उसकी फैमिली के लोग आए हैं और 30 दिन के अंदर अंदर उसको उनका इकामा लगवाना है, वरना 10,000 रियाल पर हेड उसको जुर्माना हो सकता है। इसी तरीके से अगर कोई खातून जो हैं वो विज़िट पर आई हैं और अगर उनको यहाँ पर बेबी हुआ है, तो 60 दिन के अंदर अंदर बेबी की जो बर्थ डेट है उससे 60 दिन के अंदर अंदर उनको कानूनी एतबार से उस बच्चे की जो भी सूरत बनती हो वो करवानी है, वरना 10,000 रियाल का जुर्माना उन पर भी हो सकता है।
इसी तरह अगर कोई किसी शख्स जो यहाँ पर रहते हैं उनसे अगर किसी सरकारी इदारे ने उसका पासपोर्ट मांगा है या उसका आईडी मांगा है और अगर वो उसको नहीं दे रहा है और उसने गुम होने की सूरत में उसकी कोई इत्तला भी नहीं दी है तो ऐसे शख्स पर भी 10,000 रियाल का जुर्माना हो सकता है। तो ये तमाम वो जुर्माने हैं जिनमें से बहुत सारे जुर्मानों से बच करके हम अपनी सूरत हाल जो भी कानून के जो वायलेटर्स हैं वो अपनी सूरत हाल को दुरुस्त करवा सकते हैं और ये सुनहरा मौका है जिसकी तरफ हम बार बार इशारा कर रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले आप ये काम कर लीजिए ताकि कानूनी कार्रवाइयों से बचे रहें। अहना तकरीबन यानी क़ारबना अला नहायत बरनामज सियादत नक़ीब मोहम्मद अली राशिद वाबिद फ़ी इदारत ख़िदमात अल-मुवहदा बवज़ारत अल-दाख़िलिया अल-क़तरिया। احنا ندري ان هناك خدمات مراكز عددها فوق 10 في عموم البلاد. انت ذكرت ان في منا مراكز اللي تستقبل كل الطلبات وفي منا 5 اللي تستقبل نوع معين، ممكن توضح اكثر هذا الشيء؟ صحيح. بالنسبه للطلبات اللي هي نموذج اللي هو تصحيح الوضع والانتقال من مستخدم لاخر، هاي ذكرناها في ال5 مراكز فقط. هذا فقط ال5 مراكز أوكي. اللي شغاله وارتباط بينها وبين اداره العمل. اوكي. بالنسبه لل13 مركز المختلفين هذا بالنسبه للوافد اللي بيتم على نفس الكفيل وراح يدفع الغرامات على اساس يستفيد من التخفيض ال 50%. واوقات العمل بتكون من الساعه 1 ظهرا حتى 6 مساء. او عبر المطراش او عبر مطراش وخدمه الحكومه الالكترونيه يقدر يستفيد منها من التخفيض ال 50%. يعني الشخص نفسه ممكن يدفع وايضا الشركه ممكن تدفع عنه. الاثنين يعني. يتوجه الى المركز ويخلص اموره. تمام. شيء آخر تبي تضيفه ولا خلاص؟ بس أوجه السادة المستمعين أي وافد مخالف وادعوه أنه ينتهز هذه الفرصة والتصالح ويستفيد من التخفيض ال 50%. وادعو كذلك أن أي وافد أو مستخدم يتأكد من تاريخ انتهاء إقامته ويتم تجديدها قبل الانتهاء 3 أشهر سواء في المهلة أو بعد المهلة حتى. أوكي. لا يتجنب الوقوع في المخالفة. صحيح. तो जनाब ये मेरा जो सवाल था कैप्टन मोहम्मद अली राशिद से जो कि यूनिफाइड सर्विस सेंटर से हमारे साथ थे आज के इस प्रोग्राम में कि आपने बताया कि मुल्क में 10 से ज़्यादा सर्विस सेंटर्स हैं लेकिन ये कि उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ ही सेंटर्स में होती हैं तो उसकी मैंने वजाहत चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखें जो लोग अपनी पुरानी कंपनी से दूसरी किसी नई कंपनी नए एम्प्लॉयर के पास जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो ख़ास तौर पर वही 5 सेंटर्स हैं जिनका हमने इशारा पहले प्रोग्राम में किया था। मैं उनको दोहरा देता हूँ। इससे रैयान है, मसेमीर है, सलीम है, सलाल है और अलबकरा है। ये जो 5 हैं इनमें जब आप न्यू एम्प्लॉयर के पास जाना चाहते हो तो इनमें आना पड़ेगा। लेकिन जो शख्स उसी में रहना चाहता है उसी जगह पर रहना चाहता है कहाँ पर यानी उसी कंपनी में है और वो चाहते हैं कि अब जुर्माना जितना हो गया है तो 50% डिस्काउंट चल रहा है तो ये अदा करके कानूनी तौर पर यहाँ पर रहा जाए तो ऐसा शख्स या ऐसी कंपनियां या तो मित्राज 2 का इस्तेमाल करें या ई गवर्नमेंट का इस्तेमाल करें या फिर जो मुल्क में जो दूसरे जो सर्विस सेंटर्स हैं इन 5 के अलावा भी जैसे कि शुमाल वाला है, अलखोर सर्विस सेंटर है, अब्दाइन है, लोलुआ में है, पर्ल में है, अनेजा सर्विस सेंटर है, सूग वाकिफ में है और इसके अलावा शहानिया में है और दुखान में है। तो ये जो सर्विस सेंटर्स हैं इनमें भी वो जा सकते हैं अगर उसी कंपनी में रहना है और सिर्फ जो है 50% डिस्काउंट से फ़ायदा उठाना है तो उनमें जा सकते हैं। बाकी जो 5 हैं उनका हमने बताया कि वहाँ पर ख़ास तौर पर वो लोग आएंगे जो कि नए एम्प्लॉयर के पास जाना चाहते हैं और ये उन्होंने भी एक दफ़ा फिर से कैप्टन मोहम्मद अली राशिद ने कहा कि ये एक गोल्डन चांस है आपके लिए, इससे फ़ायदा उठाइए और इस मौके को गवाइए मत, इस मौके को ज़ाय मत कीजिए। सियादत मुलाज़िम अहमद अब्दुल्ला ग़राब अल-मर्री कलमा अख़ीरा लिस्सादा अल-मुस्तमिईन मिन इदारत अल-बहस वल-मुताबअह। أحب أنوه إذا في أي أسئلة. احنا عارفين إن بخصوص هالموضوع ما شاء الله الأسئلة ما تخلص. نعم. الأشخاص أي شخص عنده استفسار أو سؤال ممكن يراجعنا الإدارة فترة الصباحية من الساعة 6 صباحا للساعة 1 مساء ويتم الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات. وبخصوص المهلة أنا أنصح السادة المستمعين أنهم يستغلون الفرصة، هذه فرصة ذهبية. نعم. ممكن احنا ذكرنا كلمة ذهبية اليوم كثير لكن نرجع نقول هذه فرصة ذهبية، هي 10 أيام متبقية خلاص.
تسقط جميع الغرامات، ما تترتب عليك إجراءات قانونية، يتم تأمين مغادرتك بعودة بشكل سليم من منزلك. فأنا ما أتوقع أنه راح تجي فرصة نفس هذه، فأتمنى أنهم يستغلون الفرصة ويعدلوا وضعهم في البلد، وإن شاء الله الإجراءات تكون أحسن لهم इंशाअल्लाह। तो आखिरी जो मैंने कहा कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट से जो हमारे साथ थे फर्स्ट कैप्टन अहमद अब्दुल्ला गुलाब अलमरी, तो उन्होंने कहा कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, तो आप सुबह के टाइम में हमारे ऑफिस में वहाँ पर आप आइए, आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे और इंशाल्लाह आप मुतमईन होकर वहाँ से निकलेंगे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि इस वक्त बहुत ही ये शानदार चांस है, इससे फ़ायदा उठाइए। इस वक्त आपको कोई अगर आपको मुल्क जाना है तो आपसे कोई जुर्माना नहीं लिया जा रहा है और आप जाएंगे वापस आ भी जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। जब आपको नया कोई वीज़ा मिलता है, नया काम का चांस मिलता है, आप आ भी सकते हैं। तो इस मौके को गवाइए मत और इससे फ़ायदा उठाएं। 31 दिसंबर के बाद शायद आप पछताएं कि हमने इस मौके से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया है। तो यही हमारे जो दोनों अफसरान हैं उनका पैगाम है और यही पैगाम मेरा भी है कि भाई जब आप यहाँ पर आपको कानून ये मोहलत दे रहा है तो इस मोहलत का फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। और जो आपके आसपास दोस्तों में जो लोग हैं, अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो गैर कानूनी तौर पे रह रहा है तो उससे कहिए कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं। 50% डिस्काउंट है जो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं उनके लिए, और जो जाना चाहते हैं वो बाइज़्ज़त जा सकते हैं, उनके तमाम जुर्माने माफ़ कर दिए जाएंगे और वो वापस आएंगे। अलबत्ता जो कुछ चीज़ों का जिनको हमने कहा है कि अगर वो पे करके जाते हैं तो वो वापस आ सकेंगे, वरना यह है कि जाने में उनको कोई रोका नहीं जाएगा। मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि पे करो तभी जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात वाज़ेह हो गई होगी। في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسيادة النقيب محمد علي الراشد، ضابط في إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية القطرية. شكرا سيادة النقيب على حضورك معنا اليوم. شكرا لكم. كما أشكر سيادة الملازم أول أحمد عبد الله غراب المري، ضابط في إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية. شكرا سيادة الملازم على حضورك اليوم وتوضيحك لنا هذه المعلومات. شكرا بارك الله فيك، ولنا لقاءات أقرب إن شاء الله بإذن الله كفيتم ووفيتم بيض الله وجهكم. شكرا جزيلا. इसी के साथ प्रोग्राम पुलिस और आवाम के आज के हलके से अपने मेज़बान उबैद ताहिर को इजाज़त दीजिए, हमेशा की तरह इस पैगाम के साथ कि कानून की इज़्ज़त कीजिए, कानून आपकी इज़्ज़त करेगा। फ़ी अमानिल्लाह। कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है और